गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मैं रामजी गुप्ता अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, डीपीसी। देखिए, डीपीसी एक बहुत अहम एक्टिविटी है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसेस की। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के माध्यम से जो भी हमारे स्टाफ ऑफिसर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी प्रमोटेड, उन्हें प्रमोट किया जाता है। और प्रमोशन अपने आप में ही एक बहुत अहम जो है पड़ाव है सर्विस कैरियर का। लोग वेट करते रहते हैं प्रमोशन के लिए, बहुत बड़ा ये मोटिवेशन का फैक्टर रहता है। अब आइए, तो ये जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है जिसका उत्तरदायित्व होता है प्रमोशन देने का, उसमें क्या जर्नल इंस्ट्रक्शंस है, क्या उसकी गाइडलाइंस है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर दूसरा एलिमेंट रहेगा पेपर्स टू बी पुट अप टू डीपीसी। वो कौन कौन से पेपर्स हैं जो डीपीसी को पुटअप किए जाएंगे। और इसके बाद जो बिंदु आएगा डिस्कशन का वो है प्रिपरेशन ऑफ ईयर वाइज पैनल्स, कि ईयर वाइज पैनल्स कैसे बनाए जाएंगे। अगर मान लीजिए 2-3 साल डीपीसी नहीं हुई है और फिर डीपीसी बैठी, तो डीपीसी क्या सारे केसेस को एक साथ लेकर के एक पैनल बनाएगी या ईयर वाइज पैनल बनेगा। तो ईयर वाइज पैनल बनते हैं और उस ईयर वाइज पैनल जो बनेंगे उसका क्या सिस्टम है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आइए, जोन ऑफ कंसिडरेशन का एक कंसेप्ट है। जोन ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, SC ST के लिए जोन ऑफ कंसिडरेशन कैसा है, UR जो अनरिजर्व पोस्टें रहती हैं उसके लिए क्या जोन ऑफ कंसिडरेशन, यानी जो जनरल कैंडिडेट हैं जो UR के अगेंस्ट में लिए गए हैं, तो वो जब प्रमोशन में आते हैं उनके लिए जो है जोन ऑफ कंसिडरेशन क्या है। तो ये जो है सारी चीजें जो है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए ले चलते हैं। देखिए, आगे नेक्स्ट PPT आपके सामने लाते हैं जिसमें हम शुरू करेंगे डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के जनरल इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस क्या है। तो आइए, आज आपके सामने नेक्स्ट PPT देखिए, खुली है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑब्लिक गाइडलाइंस। तो देखिए, ये प्रमोशन जो है क्या है, प्रमोशन इज अर्न्ड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। प्रमोशन जो है कैसे, प्रमोशन कोई ऐसी चीज नहीं, कोई तोहफा नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि प्रमोशन कमाया जाता है क्या करके, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करके, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण रख करके, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस दे करके, एज रिफ्लेक्टेड इन APARs, जैसा रिफ्लेक्ट होता है हमारे एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स में। तो प्रमोशन जो है ये हमारे हार्डवर्क, हमारे अच्छे आचरण का और जो रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस है जैसा रिफ्लेक्ट किया गया है हर साल के APAR के माध्यम से, क्योंकि पीछे 5 साल का APAR जो है वो दिया जाता है डीपीसी को। तो उसमें जो हमने अच्छा कंडक्ट अर्न किया है, जो अच्छा रिपोर्ट ली अपने अधिकारियों से, अच्छा जो काम करके दिया है, रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस जो दिया है, उसका ये परिणाम है प्रमोशन। Only performance above average entitles an officer to recognition and suitable reward by way of promotion। केवल वही स्टाफ ऑफिसर जो है प्रमोशन के इंटाइटल्ड हैं जिनका एबव एवरेज। अब इसमें बेंचमार्किंग है, अधिकतर की बेंचमार्किंग आजकल जो है वो एबव एवरेज है। तो ओनली परफॉर्मेंस एबव एवरेज इंटाइटल्स एन ऑफिसर तभी इंटाइटल होगा प्रमोशन पाने का जब वो एबव एवरेज होगा। उसको रिकॉग्निशन के रूप में, एक सुटेबल अवार्ड के रूप में जो है प्रमोशन दिया जाएगा। यद्यप जो एवरेज है इज नॉट एन एडवर्स रिमार्क, वो कोई एडवर्स रिमार्क्स नहीं है। इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है। आप समझिए कि वो जो है प्रमोशन के लिए जो है वो नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि बेंचमार्किंग का कंसेप्ट है, मिनिमम बेंचमार्क जो है वो आपको एक्सेप्ट लाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द डीपीसी शुड एसेस द सुटेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज फॉर प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विस रिकॉर्ड्स एंड एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट फॉर 5 प्रीसीडिंग ईयर्स ओनली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीपीसी जो है क्या करती है, एसेस करती है। एसेस का मतलब हो गया मूल्यांकन करती है कि किसका, जो हमारा स्टाफ ऑफिसर या एम्प्लॉइज का सुटेबिलिटी, किस बात के लिए सुटेबिलिटी, फॉर प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विस रिकॉर्ड, उनकी सर्विस रिकॉर्ड के बेसिस पे प्रमोशन के लिए।
एंड एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स देखती है पीछे 5 साल का, टू 5 प्रीसीडिंग ईयर्स, 5 साल का पीछे, जिस साल बैठे उससे 1 साल छोड़ करके उसे और पीछे 5 साल जो है वो जाते हैं हम, और 5 जो है APR जो है वो उसको इवेलुएट किया जाता है। सीनियरिटी लिस्ट फॉर प्रमोशन। अब क्वेश्चन है सीनियरिटी लिस्ट जो है प्रमोशन की होती है, व्हेन एन अप टू डेट सीनियरिटी लिस्ट ऑफ पर्संस इन द रिलेवेंट ग्रेड इज प्रिपेयर्ड, ए कॉपी देयरऑफ शुड बी सर्कुलेटेड टू दी पर्संस कंसर्न। अब चूंकि प्रमोशन जो है सीनियरिटी बेस्ड होता है, तो सीनियरिटी एक बहुत अहम चीज हो जाता है डीपीसी के लिए, या एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस में प्रमोशन के, कि उसको क्या काम करना है कि एक अप टू डेट सीनियरिटी लिस्ट जो है हर ग्रेड की निकालनी पड़ेगी। तो रिलेवेंट ग्रेड में जो है जो उसने अप टू डेट सीनियरिटी लिस्ट बनाई, उसको सर्कुलेट करना पड़ेगा, हर उस एम्प्लॉयज को देना पड़ेगा जो जिसका उसमें नाम है, और उससे सिग्नेचर भी लेना पड़ेगा इस बात का कि उसकी सीनियरिटी जो है वो सही तरह से जो है कंप्यूट की गई है। अगर उसमें कोई एवरेशन है, कोई गड़बड़ी है, तो वो रिप्रेजेंटेशन भी देगा, एक टाइम दिया जाता है उतनी देर के लिए। तो यानी सीनियरिटी लिस्ट जो है अप टू डेट बिल्कुल पहले से तैयार एडमिनिस्ट्रेशन को रखना है। डीपीसी का जो भी आधार है प्रमोशन का, वो सबसे पहला चीज तो यही है कि सीनियरिटी लिस्ट हो अप टू डेट बिल्कुल। अब आइए आगे चलते हैं डीपीसी में। नो इंटरव्यू विल बी हेड बाय द कमेटी। देखिए कोई इंटरव्यू कमेटी नहीं लेगी अनलेस प्रोवाइडेड फॉर इन रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट। हाँ, जिस पोस्ट का जो है डीपीसी हो रही है, अगर उसके रिक्रूटमेंट रूल्स में जो है ये ऐसा प्रावधान है कि इंटरव्यू लिया जाए, तभी डीपीसी इंटरव्यू लेगी, वरना डीपीसी विल गो बाय पेपर्स ओनली। जो पेपर्स है, रिपोर्ट्स हैं, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, जो भी जैसा है सारी चीजें वो अभी हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें डीपीसी जो है अपने संज्ञान में लेगी और क्या क्या पेपर हमारा एडमिन डिवीजन जो है वो देता है डीपीसी को, तो वो चर्चा बाद में होगी। लेकिन इंटरव्यू की जहां तक बात है, इंटरव्यू अगर रिक्रूटमेंट रूल्स में नहीं प्रोविजन है तो वो नहीं लेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, प्रोसीडिंग्स ऑफ डीपीसी आर वैलिड ओनली इफ ऑल द मेंबर्स आर ड्यूली इन्वाइटेड फॉर द मीटिंग। अब मान लीजिए डीपीसी की मीटिंग में जितने मेंबर हैं उनको बाकायदे इन्विटेशन जाता है और एक सिटिंग होती है सारे मेंबर्स की, एंड ए मेजोरिटी ऑफ देम इंक्लूडिंग द चेयरमैन, और तभी होगी जब चेयरमैन और मेजोरिटी, मान लीजिए 5 लोग अगर हैं तो इसमें चेयरमैन प्लस 2 आदमी, तभी मेजोरिटी 3 हो जाएगी। 3 लोग होंगे तो डीपीसी हो जाएगी। 2 अगर एब्सेंट भी हैं या किसी कारण से नहीं है तो भी डीपीसी कर सकते हैं। तो डीपीसी का रूल यही है, यानी चेयरमैन प्लस मेजोरिटी मेंबर्स अगर हैं तो डीपीसी कर सकते हैं। द डीपीसी प्रोसीडिंग, अगर मेजोरिटी नहीं है तो डीपीसी नहीं होगी, फिर नेक्स्ट डेट देनी पड़ेगी जब सारे मेजोरिटी मेंबर्स की अवेलेबिलिटी हो। द डीपीसी प्रोसीडिंग्स विच आर कंडक्टेड in accordance with government instructions and rules will not come under judicial review। देखिए अगर डीपीसी प्रोसीडिंग्स जो है उसको कंडक्ट किया गया है बिल्कुल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस और रूल्स के तहत, तो वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगी, यानी कोर्ट केस नहीं लगाया जा सकता उस पर, और ना ही जो है बिल्कुल कोई भी उस पर कोर्ट में जा सकता है। तो अगर डीपीसी ने जो है बिल्कुल प्रोसीडिंग्स अपनी बिल्कुल नियमन, जब आप कहेंगे नहीं ये नियम से गलत हुआ है और आप उसको ये प्रूव करने की स्थिति में होंगे, आपके पास जो है मटेरियल एविडेंस होगा, देन ओनली जो है वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आता है। जो डीपीसी को पावर है, डीपीसी ने जो किया फाइनल वो फाइनल माना जाएगा। नेक्स्ट आइए, यूपीएससी हैव इंट्रोड्यूस सिंगल विंडो सिस्टम। अब ग्रुप ए ऑफिसर्स का प्रमोशन वो यूपीएससी देखती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो यूपीएससी है उसने सिंगल विंडो सिस्टम एक एप्लीकेबल किया, इंट्रोड्यूस किया, वेयर बाई जहां पर मिनिस्ट्रीज ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर प्रपोजल, वो लोग अपने प्रमोशन की फाइलें लेके वहां आते हैं बाई हैंड, विच आर स्क्रूटिनाइज्ड ऑन द स्पॉट, उसको वहीं पर ऑन स्पॉट जो है स्क्रूटिनाइज होता है बाई द डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ द यूपीएससी। तो यानी जो ग्रुप ए ऑफिसर की फाइलें होती हैं वो तैयार करके जो है, अगर यूपीएससी के मेंबर का उसमें जो है साइन होना है या उनका चाहिए सिस्टम में, तो आप वो लेकर के फाइल जाएंगे और वहां पर जो है जो डेजिग्नेट ऑफिसर है उस पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर लेके फाइल आए हैं, तो वहां पर जो यूपीएससी का डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो जाएंगे, स्क्रूटनी करेंगे और बाई हैंड फाइल वापस लेकर के ऑफिसर जो आए वो अपने डिपार्टमेंट में वापस आएंगे। तो ऐसा एक सिंगल विंडो सिस्टम जो है यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया ताकि डिले ना हो कि फाइल वहां रख गए, फिर बहुत डिले होता है
और अगर यूपीएससी डिले करे तो फिर आगे भी इसी तरह से डिले होता जाता है और प्रमोशन टाइमली नहीं हो पाता। तो उसके लिए यूपीएससी ने सिंगल विंडो सिस्टम, इसमें डेट अलॉट कर लिया जाता है, इस डेट को इस डिपार्टमेंट आएगा, डिपार्टमेंट डेट ले लेता है, उस डेट को ऑफिसर जाते हैं, वहां पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर पहले से अलॉट है, फाइल वो स्क्रूटनी करते हैं, साइन करते हैं। नेक्स्ट देखिए द मॉडल कैलेंडर ऑफ डीओपीएनटी, जो मॉडल कैलेंडर है डीओपीएनटी का फॉर सेंडिंग डीपीसी प्रपोजल्स, डीपीसी प्रपोजल भेजने का टू यूपीएससी हैज टू बी स्ट्रिक्टली एडहर्ड टू, उसको बहुत जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा टू फॉर अचीविंग टाइमली प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज इन वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ डिपार्टमेंट, ताकि वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज हैं उनको टाइमली प्रमोशन मिल सके। तो इसके लिए एक मॉडल कैलेंडर जो है डीओपीएनटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने बनाया हुआ है। तो वी हैव टू गो बाय कैलेंडर ओनली। अगर यूपीएससी का इन्वॉल्व है तो उसकी भी एक उसमें टाइम स्लॉट है, उस स्लॉट तक जो है प्रोसीडिंग्स करके वहां पहुंच जाना चाहिए। तो यानी जो मॉडल कैलेंडर है वो अडॉप्ट करना चाहिए डिपार्टमेंट को, तभी डीपीसी जो है टाइमली हो पाएगी और प्रमोशन टाइमली मिल पाएंगे। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब आइए पेपर्स टू बी पुट अप टू डीपीसी। कौन कौन से पेपर्स जो है डीपीसी को पुट अप करना है? तो आइए सीनियरिटी लिस्ट, पहले सबसे पहले अहम चीज है सीनियरिटी लिस्ट, एन अप टू डेट सीनियरिटी लिस्ट ऑफ पेपर्स। तो एन अप टू डेट सीनियरिटी लिस्ट ऑफ पर्सन, यानी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी अप टू डेट सीनियरिटी लिस्ट इन द रिलेवेंट ग्रेड, उस पर्टिकुलर ग्रेड में, ए कॉपी ऑफ विच हैड ऑलरेडी बीन सर्कुलेटेड टू द स्टाफ पर्सन, जिसकी एक कॉपी जो है स्टाफ मेंबर्स को सर्कुलेट की जा चुकी है, उनका सिग्नेचर लिया जा चुका है, अगर उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन है तो वो भी लेकर के उसका करेक्शन हो गया है, यानी अप टू डेट बिल्कुल मेंटेन्ड जो है सीनियरिटी लिस्ट वो डीपीसी को दी जाएगी उस पर्टिकुलर ग्रेड की। इसके बाद आइए एपीएआर, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। अब एपीआर फोल्डर ऑफ ऑल द पर्संस ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एपीआर जो फोल्डर्स हैं, जितने लोगों का नाम डीपीसी में गया है उन सब का एपीआर फोल्डर जो है ड्यूली कंप्लीटेड, क्योंकि 5 साल का एपीआर वो देखेंगे बैक प्रोसीडिंग्स का, वो एपीआर फोल्डर्स जो है डीपीसी को प्रोवाइड की जाएगी। 2 चीज हो गई। तीसरा रिक्रूटमेंट रूल्स, जो जिस ट्रेड ग्रेड का जो है या जिस पर्टिकुलर पोस्ट और ग्रेड का डीपीसी हो रहा है प्रमोशन के लिए, उसका रिक्रूटमेंट रूल्स क्या है, उसकी एक कॉपी जो है डीपीसी को, ताकि वो डीपीसी चाहे तो उसको स्टडी कर ले। एक कॉपी ऑफ द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट, ये भी जो है डीपीसी को दिया जाएगा। कौन देगा? एडमिनिस्ट्रेशन जो डील कर रहा है प्रमोशन वो देगा। नेक्स्ट आइए, अगला देखिए पीपीटी, इसमें नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ एलिजिबल पर्संस। जितने पर्संस एलिजिबल हैं उनकी लिस्ट दी जाएगी, लिस्ट ऑफ एलिजिबल पर्संस टू बी कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन विद फुल डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। जितने लोग प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं उनकी पूरी लिस्ट जो है दी जाएगी और उसमें शो किया जाएगा कि कितने जो है नंबर ऑफ पर्संस रिजर्व, उसमें कितनी सीटें यूआर के लिए हैं, कितनी सीटें रिजर्व हैं एससी कैंडिडेट के लिए, कितनी सीटें एसटी के लिए है, और एनी अदर रिजर्वेशन, और कोई रिजर्वेशन मानी फिजिकली हैंडीकैप्ड का है, किसी का भी है, तो वो जो भी उसमें है प्रमोशन में जिनका रिजर्वेशन है, जैसे ओबीसी का प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है तो ओबीसी का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन एससी और एसटी का वो भी रिजर्वेशन, इसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन है। इसी तरह फिजिकली हैंडीकैप्ड का भी जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन है। तो वो जो भी ड्यू है किसके हिसाब से, जो आपका रोस्टर है, रोस्टर के हिसाब से वी विल गो बाय एससी एसटी रोस्टर। तो उस रोस्टर के हिसाब से बाइफरकेशन करने के बाद वो जो है लिस्ट दी जाएगी। ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज, अब वैकेंसीज का ईयर वाइज ब्रेकअप भी डीपीसी को प्रोवाइड, मान लीजिए डीपीसी नहीं हुई है तो इफ वैकेंसीज ऑफ प्रीवियस ईयर्स आर टू बी फिल्ड, ईयर वाइज ब्रेकअप टू बी गिवन। अगर मान लीजिए 2-3 साल से नहीं, 2 साल से नहीं हुई तो दोनों साल का जो है ब्रेकअप अलग अलग जो है उसको दिया जाएगा डीपीसी को। विजिलेंस सर्टिफिकेट, नेक्स्ट आइए, डिटेल्स ऑफ एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ऑब्लिक क्रिमिनल केस पेंडिंग और कंटेम्पलेटेड। अगर मान लीजिए कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग है, किसी के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस है वो पेंडिंग है, या कंटेम्पलेटेड, कंटेम्पलेटेड अभी प्रोसेस में, चार्जशीट नहीं हुई, मान लीजिए प्रोसेस में है, अगेंस्ट एनी ऑफ द ऑफिशियल, किसी भी जो है स्टाफ ऑफिसर का जिसका नाम कंसिडर हो रहा है प्रमोशन के लिए, वो शुड बी गिवन, वो दिया जाएगा डीपीसी को। इफ देयर इज नो सच केस, अगर कोई भी केस नहीं तो इट शुड बी सर्टिफाइड ऑल्सो। अगर कोई भी इस तरह का केस नहीं तो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उनका जो है विजिलेंस रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है और इस तरह का कोई भी उसमें चीजें मेंशन नहीं है। तो इस तरह से जो है ये पेपर जो है और ये चीजें जो है डीपीसी को दिया जाएगा इससे पहले कि डीपीसी बैठे प्रमोशन के लिए। आइए नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ईयर वाइज पैनल। अब जो पैनल बनेगा वो ईयर वाइज बनेगा। इफ द प्रोसीडिंग्स, इफ द डीपीसी मीटिंग इज नॉट हेल्ड इन ए ईयर ऑफ द ईयर्स,
दो वैकेंसी एग्जिस्टेड द नेक्स्ट डीपीसी विल प्रिपेयर ईयर वाइज पैनल्स एज अंडर। अब देखिए डीपीसी मान लीजिए हमने जैसा बताया कि 2 साल से डीपीसी नहीं हुई है, अब ये तीसरा साल है, तो क्या करना पड़ेगा, यानी हर साल का जो वैकेंसी थी एग्जिस्ट कर रही थी, किन्हीं कारणों से डीपीसी नहीं बैठी है, तो जो पैनल बनेगा वो ईयर वाइज पूरा प्रिपेयर होगा, ईयर वाइज, यानी उस वैकेंसी जो पहले साल की है उसका अलग, दूसरे साल की उसका अलग, और फिर करंट ईयर का उसका अलग, इस तरह से जो है वो पैनल बनेगा। तो एक्चुअल नंबर ऑफ वैकेंसीज विच अराइज इन ईच ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, तो पहले की जितने भी साल हैं उनमें जो भी वैकेंसी अराइज हुई है, एंड दोज अराइजिंग इन द करंट ईयर और करंट ईयर की विल बी डिटरमिन्ड सेपरेटली, ये अलग अलग जो है इनका तैयार होगा लिस्ट। 2 साल से नहीं हो तो 2 साल का अलग, जितनी वैकेंसी थी उसमें वैकेंसी ईयर देखी जाती है, जितनी वैकेंसी ईयर में जितनी वैकेंसी वहां थी, फिर दूसरे में थी, फिर करंट ईयर की, तो इनका जो है सेपरेट बिल्कुल लिस्ट बनेगा। फॉर दिस पर्पज ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ द लिस्ट शुड बी सबमिट। अब इसके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहेगा कि वो ईयर वाइज ब्रेकअप दे, कि मान लीजिए 2 साल से नहीं हुए तो पहले साल में इतना था, उसमें इतना एससी, इतना जनरल, इतना एसटी, और जिनका रिजर्वेशन वो सब ब्रेकअप पूरा जो है उनको देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ईयर का जितना वैकेंसी थी जो नहीं हो पाया डीपीसी, फिर करंट ईयर की जितनी वैकेंसी उसमें भी इसी तरह से जितनी वैकेंसी, और ईयर वाइज ब्रेकअप उसमें शो करना पड़ेगा, और कैटेगरी वाइज कि इतना जो है जनरल का, इतना एससी का, इतना एसटी का। नेक्स्ट आइए इसी प्रिपरेशन ऑफ जो आपका ईयर वाइज पैनल है, सेलेक्टेड लिस्ट फॉर ईच ईयर विल बी प्रिपेयर्ड, और हर साल का जो है सेलेक्ट लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, अलग अलग विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली, और अलग अलग तैयार करना पड़ेगा विद रेफरेंस टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स, जो उसके एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इन द रिस्पेक्टिव ईयर्स, उस पर्टिकुलर ईयर में। यानी पहले साल जो वैकेंसी डीपीसी नहीं होती उसकी जो वैकेंसी थी उसके लिए अलग सेलेक्ट पैनल, दूसरे साल जो वैकेंसी थी उसके लिए अलग सेलेक्ट पैनल, और करंट ईयर की जो है जो वैकेंसी है उसके लिए अलग सेलेक्ट पैनल होगा, जो एलिजिबल जो कैंडिडेट पाए जाएंगे डीपीसी के द्वारा। एंड विद रेफरेंस टू द सर्विस रिकॉर्ड्स अप टू द रिलेवेंट पीरियड, पूरा रिलेवेंट पीरियड के जो सर्विस रिकॉर्ड है वो सब चेक करने के बाद। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, द प्रोसीजर विच वुड हैव बीन फॉलोड had the DPC met in the relevant year should be followed, यानी वही प्रोसेस डीपीसी करेगी कि जो प्रोसेस मान लीजिए उसी ईयर में अगर डीपीसी बैठी होती तो जो प्रोसेस करती, डीपीसी नहीं बैठी, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन जब भी बैठी है तो वो वही प्रोसेस करेगी कि ये मान के कि अगर उस साल बैठी होती तो जो प्रोसेस है वही प्रोसेस करेंगे, उससे डेविएट नहीं करेंगे। कैंडिडेट्स इन द पैनल फॉर द अर्लियर ईयर, जो कैंडिडेट फर्स्ट पैनल के हैं मतलब अर्लियर ईयर के हैं, 2 साल नहीं हुई, करंट ईयर, तो ये जो 3 पैनल बने तो पहले वाले का ईयर का जो लोग हैं कैंडिडेट हैं विल बी प्लेस्ड फर्स्ट, उनको सबसे पहले रखा जाएगा, एंड वन, इसके बाद दूसरे साल का एंड, और इसके बाद करंट का, एंड द कंसोलिडेटेड पैनल प्रिपेयर, और इस तरह से कंसोलिडेटेड पैनल प्रिपेयर, यानी जो पहले साल हुआ वो ऊपर हुआ सीनियर, फिर उसके बाद दूसरे साल वाला वो रखे जाएगा, और फिर इसके बाद करंट ईयर के, तो वो जो दोनों ईयर के वो सब सीनियर है करंट वाले से, तो इस तरह से कंसोलिडेटेड जो है पैनल बनेगा फॉर प्रमोशन। आइए आखिरी एक सीट और डिस्कस करते हैं, आपसे पीपीटी खुली हुई है, देखिए मेथड्स ऑफ प्रमोशन। अच्छा, मेथड ऑफ प्रमोशन में हम पर्टिकुलरली अभी डिफाइन करेंगे जोन ऑफ कंसिडरेशन क्या है। ये जोन ऑफ कंसिडरेशन का क्या कंसेप्ट होता है, तो देखिए जोन ऑफ कंसिडरेशन कंसेप्ट ये है कि जोन ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विद रेफरेंस टू द एसेस्ड वैकेंसी, जितनी वैकेंसी एसेस की है, प्रिस्क्राइब्ड विद एक्सटेंडेड जोन फॉर एससीज एंड एसटी, और एससी और एसटी के लिए जो है एक्सटेंडेड जोन रहता है, टू इंश्योर द प्रमोशन चांसेस अगेंस्ट द रिजर्व कोटा फॉर देम एज इन टेबल बिलो। देखिए नीचे टेबल है, इसको हम समझाते हैं, आपको कहना ये चाहते हैं कि जोन ऑफ कंसिडरेशन की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि जो एससी एसटी कैंडिडेट की, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हो, उनकी जो वैकेंसीज है वो फिलअप हो जाए। अगर आप नॉर्मल साइज ऑफ जोन का रखते हैं तो उसमें एससी एसटी की वैकेंसी फिलअप नहीं हो पाएगी, इसीलिए 2 कंसिडरेशन, एक नॉर्मल जोन ऑफ साइज ऑफ जोन ऑफ कंसिडरेशन और एक एक्सटेंडेड जोन ऑफ। तो देखिए टेबल में देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज, नॉर्मल साइज ऑफ जोन ऑफ कंसिडरेशन, यानी जोन ऑफ कंसिडरेशन की नॉर्मल साइज क्या है और एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है। तो जैसे वैकेंसी 1 है तो एक वैकेंसी के लिए नॉर्मल साइज क्या 5, तो एक्सटेंडेड साइज भी 5 है। 5 के अंदर अगर एससी हैं तो उनको मिल जाएगा, अगर चूंकि एक ही पोस्ट है, अगर वो एससी की है तो ठीक है, अगर जनरल की तब तो एससी का बात ही खत्म हो गई। अब आइए 2 पोस्टें अगर हैं तो नॉर्मल के लिए 8 जोन, अब यानी 8 लोगों की लिस्ट प्रिपेयर होगी।
लेकिन एक्सटेंडेड जोन 10 तक रहेगा, यानी 10 के अंदर भी SC मिल जाएगा तो वो प्रमोट कर करके एक पोस्ट SC की है। इसी तरह से अगर 3 वैकेंसी है तो 10 नॉर्मल जोन ऑफ कंसिडरेशन है और एक्सटेंडेड 15, तो 15 के अंदर अगर जो है SC मिल जाएगा तो वो प्रमोट। मान लीजिए 1 से 10 के बीच में एक वैकेंसी SC के कोई SC नहीं है, तो 2 जनरल तो भर गई लेकिन SC नहीं है, तो SC के लिए फिर हम 15 जोन ऑफ कंसिडरेशन है, तो यानी अगर 11वें 12वें स्थान पे SCs होंगे तो दे आर गोइंग टू बी प्रमोटेड। अगर एक वैकेंसी वहां से ले लेंगे, एक वैकेंसी SC के तो 11वां नंबर वाला पिकअप हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सटेंडेड जोन से तक जाना है हमें SC की वैकेंसी फिलअप करने के लिए। ऐसे ही 4 है तो 12 नॉर्मल जोन है और 20 जो है एक्सटेंडेड जोन है। कल्पना करिए 4 में 3 UR है और 1 SC है, या 2 UR है, 1 SC 1 ST है, ठीक है। अब 12 के बीच में 2 UR मिल गए आपको, 1 SC मिल गए, लेकिन 1 ST नहीं मिले। अब ST नहीं मिला तो 12 के नीचे ये 20 तक जाइए आप, और 20 में मान लीजिए 19वें प्लेस पे ST है सीनियरिटी लिस्ट में, तो वो 19वें प्लेस वाला ST जो है उसको प्रमोशन मिल जाएगा, क्योंकि उसकी एक पोस्ट जो है यहाँ आउट ऑफ 4 1 ST की है। इसी तरह से 5 से अगर 10 पोस्टें हैं तो उसका ट्वाइस द नंबर ऑफ वैकेंसीज, 2 गुना करिए, मान लीजिए 10 वैकेंसी तो 20 हो गया और 4 जोड़ करके 24, तो 24 हो जाएगा उसका। और एक्सटेंडेड कितना हो जाएगा, ये तो नॉर्मल हो गया, 5 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज। 10 है तो 50 तक जो है लोगों की सीनियरिटी वो मतलब जाएगी, 50 के अंदर जो है अगर ST मिल जाएंगे तो प्रमोशन पा जाएंगे, अगर ऊपर नहीं भी नॉर्मल जोन में मिलते हैं। इसी तरह से अगर 11 से 14 के बीच में वैकेंसी है तो वो 24 उसका जोन है और नॉर्मल जोन है 5 टाइम्स, यानी मान लीजिए 12 है तो 12 का 5 टाइम 60 जो है वो आपका एक्सटेंडेड जोन है। इसी तरह से 15 एंड एवर उसके लिए 1.5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज प्लस 3, 1.5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी। अगर 15 है तो 15 का 1.5 हो गया, करीब मान लीजिए 22-23 वैकेंसी हो गया प्लस 3 26 वैकेंसी हो गई, और यहां पर वही 5 टाइम्स, तो 15 × 5 = 75, 75 जो है यहां पर 75 लोगों की सीनियरिटी लिस्ट रहेगी, उसमें जो SC रहेंगे वो प्रमोट हो जाएंगे। अगर इस 15 में मान लीजिए 3 SC हैं लेकिन ऊपर नहीं मिलते हैं, ये 27-28 जो ये मान लीजिए नॉर्मल जोन है, तो इसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, और कहां तक हम जा सकते हैं 75 तक जब हम जा सकते हैं। अगर 74वें स्थान पर भी SC है तो वो प्रमोट पा जाएगा। तो ये मेथड है प्रमोशन का जोन ऑफ कंसिडरेशन में। तो मेरे ख्याल से आशा करते हैं कि आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा DPC का कंसेप्ट, और जो हमारा प्रमोशन का क्या पेपर दिए जाते हैं DPC को, और SC ST का जोन ऑफ कंसिडरेशन जो है वो एक्सटेंडेड जो चीज़ है उसका क्या तात्पर्य है और क्यों ऐसा किया जाता है, कि किस सुविधा के लिए जो है सरकार ने ऐसा नियम बनाया, क्योंकि SC कैंडिडेट मिलते नहीं थे जोन ऑफ कंसिडरेशन में, तो थोड़ा रिलैक्स किया सरकार ने और एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसिडरेशन बनाया, ताकि वो जो है जो वैकेंसी ईयर मार्क्ड है प्रमोशन रोस्टर के हिसाब से, और वो जो है फिलअप हो जाए कंफर्टेबली। थैंक यू वेरी मच। आज यहीं रैपअप करेंगे और इस DPC की सीरीज हम आगे बढ़ाते रहेंगे, तो आपको नेक्स्ट भी मिलेगा, इसमें एक और वीडियो आपको मिलेगा DPC के बारे में। थैंक यू वेरी मच।